तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम MPPGCIL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 24 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 25 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 24 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, वर्कशॉप में कौन सा रंग सुरक्षा संकेतों के लिए उपयोग किया जाता है? विच कलर इज यूज्ड फॉर सेफ्टी साइंस इन अ वर्कशॉप? जो हमारी वर्कशॉप वगैरह रहती है तो उसमें कौन सा रंग है वो जो हमारे सुरक्षा संकेतों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है लाल, ऑप्शन बी बोला है हरा, ऑप्शन सी बोल रहा है नीला, ऑप्शन डी बोला है सफेद। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा लाल कलर रहता है तो वो हमारा सुरक्षा संकेतों के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दुर्घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर एन एक्सीडेंट? मतलब दुर्घटना होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है मेडिकल रिपोर्ट, ऑप्शन बी बोला है दुर्घटना रिपोर्ट, ऑप्शन सी बोला है बीमा पॉलिसी, ऑप्शन डी बोला है चालान। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना रिपोर्ट। मतलब दुर्घटना होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? तो दुर्घटना की रिपोर्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी ड्रिल बिट कठोर धातु के लिए उपयुक्त होती है? विच ड्रिल बिट इज सूटेबल फॉर हार्ड मटेरियल या हार्ड मेटल? मतलब कठोर धातु के लिए हम कौन सी ड्रिल बिट का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है लकड़ी की ड्रिल बिट, बूट ड्रिल बिट, ऑप्शन डी क्या बोला है कार्बाइड टिप ड्रिल बिट, ऑप्शन सी बोला है प्लास्टिक ड्रिल बिट, ऑप्शन डी बोला है कांच ड्रिल बिट। तो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा, जब हमारी धातु बहुत ही ज्यादा कठोर है तो कठोर धातु के लिए हम किस प्रकार की ड्रिल बिट का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम कार्बाइड टिप ड्रिल बिट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ड्रिल मशीन में गति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ ड्रिल मशीन? जो हमारी ड्रिल मशीन है तो उसकी गति को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार की ड्रिल मशीन का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है हैंडल, ऑप्शन ए बोला है स्विच, ऑप्शन सी बोला है वेरिएबल स्पीड कंट्रोलर, ऑप्शन डी बोला है लीवर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम मतलब ड्रिलिंग मशीन की गति को नियंत्रित करने की बात आ जाती है तो वहां पर हम वेरिएबल स्पीड कंट्रोलर का यूज करते हैं। मतलब इसके द्वारा हम अलग अलग मात्रा में या अलग अलग स्पीड पर जॉब को काट सकते हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रिल बिट के कोण को कैसे मापा जाता है? हाउ इज द एंगल ऑफ अ ड्रिल बिट मेजर्ड? जो हमारा ड्रिल बिट रहता है तो उसके एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है स्केल, ऑप्शन डी बोला है प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ड्रिल बिट रहता है तो उसके एंगल को हम कैसे मापेंगे? उसके एंगल को हम प्रोटेक्टर से मापेंगे। अब प्रोटेक्टर में हमारा बेवल प्रोटेक्टर हो या कॉम्बिनेशन बेवल प्रोटेक्टर हो, तो बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ही हम एंगल को माप सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रिल मशीन में कौन सी ड्राइव प्रणाली होती है? व्हाट टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम इज यूज्ड इन अ ड्रिल मशीन? तो जो हमारी ड्रिल मशीन रहती है उसमें कौन सी ड्राइव प्रणाली यूज होती है? तो ऑप्शन ए बोला है गियर ड्राइव, ऑप्शन ई बोला है बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन सी बोला है चैन ड्राइव, ऑप्शन डी बोला है फ्रिक्शन ड्राइव। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी ड्रिल मशीन रहती है तो उसमें हमारी कौन सी ड्राइव प्रणाली होती है? तो ड्रिल मशीन में हमारी बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, उसमें हमारी बेल्ट ड्राइव का ही हम यूज करते हैं। जो हमारे ड्रिल मशीन वगैरह रहती है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? उसमें हम अधिकतर बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रीमर का सही संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अ रीमर? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है उच्च गति पर चलाना, रन एट हाई स्पीड, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है प्रॉपर लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है
यूज विदाउट कूलेंट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, अप्लाई सडन प्रेशर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रीमर का सही संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हमें प्रॉपर लुब्रिकेशन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्ट्स हो अगर हम उस पर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो उसमें घर्षण बढ़ेगा और हमारा पार्ट्स खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रॉपर लुब्रिकेशन। अब रीमर हो या हमारा कोई भी कटिंग टूल हो, अगर उसको अधिक समय तक हमें अच्छे से संचालन करना है तो उसके लिए हमें उसे प्रॉपर लुब्रिकेशन करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रीमिंग प्रक्रिया में सबसे आम समस्या क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द रीमिंग प्रोसेस। जो हमारी रीमिंग प्रक्रिया है तो उसमें सबसे आम समस्या कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रीमर का टूटना, रीमर ब्रेकेज। ऑप्शन बी क्या बोला है, छेद का बड़ा या छोटा होना, ओवर साइज और अंडर साइज होल। ऑप्शन सी क्या बोला है, कम सतह समाप्ति, पुअर सरफेस फिनिश। ऑप्शन डी क्या बोला है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी रीमिंग प्रक्रिया रहती है तो उसमें रीमर का टूटना हो गया, छेद का छोटा या बड़ा होना या कम सतह समाप्ति, तो ये सभी हमारे रीमिंग प्रक्रिया में होने वाली आम समस्याएं हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टैपिंग के दौरान किस प्रकार की ग्रीस या लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस और लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन ड्यूरिंग टैपिंग। मतलब जब हमारे टैपिंग का यूज करते हैं तो टैपिंग के समय हम किस प्रकार की ग्रीस या लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, पानी। ऑप्शन ई बोला है कूलेंट ऑयल। ऑप्शन सी बोला है पेट्रोल। ऑप्शन डी बोला है डीजल। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जब हम टैपिंग वगैरह करते हैं तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, तब उसके लिए हम कूलेंट ऑयल का यूज करते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टैपिंग करने के लिए छेद का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है। हाउ इज द होल साइज डिटरमिनाइंड फॉर टैपिंग। जब हमें टैपिंग करनी रहती है तो उसके लिए हम छेद के जो आकार रहता है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, मानक चार्ट से, यूजिंग अ स्टैंडर्ड चार्ट। ऑप्शन बी क्या बोला है, अनुमान से, वाई गैसिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है, एनी होल इज सूटेबल, किसी भी आकार के छेद उपयुक्त होता है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, केवल छोटे छेद उपयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक चार्ट से। तो जब हम टैपिंग करने के लिए टैप ड्रिल साइज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड चार्ट का यूज करते हैं जिसमें हमारा स्टैंडर्ड साइज बताया जाता है कि हमें इस तरीके का होल करना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टैपिंग करते समय धागे की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। हाउ इज द क्वालिटी ऑफ थ्रेड्स एंजॉयड ड्यूरिंग टैपिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा टैप के द्वारा हम आंतरिक चूड़ियां बनाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब हम चूड़ियां बनाते हैं तो चूड़ियों की जो गुणवत्ता रहती है उसको कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, साफ और चिकनी कटिंग द्वारा, वाई क्लीन एंड स्मूथ कटिंग। ऑप्शन बी क्या बोला है, उच्च गति पर टैपिंग द्वारा, बाय टैपिंग एट हाई स्पीड। ऑप्शन सी क्या बोला है, टैप को मोड़कर लगाने से, बाय फोर्सिंग द टैप। ऑप्शन डी क्या बोला है, कोई विशिष्ट तरीका नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ और चिकनी कटिंग द्वारा, वाई क्लीन एंड स्मूथ कटिंग द्वारा ही हम जो हमारी टैप द्वारा चूड़ियां काटती हैं तो उसकी गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील को संतुलित क्यों किया जाता है। वाई इज अ ग्राइंडिंग व्हील बैलेंस्ड। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसको संतुलित क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कंपन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस वाइब्रेशन। ऑप्शन बी क्या बोला है, तेज गति बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्पीड। ऑप्शन सी क्या बोला है, मशीन को ठंडा रखने के लिए, टू कीप द मशीन टू कूल। ऑप्शन डी क्या बोला है, बिजली की खपत कम करने के लिए, टू रिड्यूस पावर कंजप्शन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस वाइब्रेशन। अब हम ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा व्हील जैसे हम जो व्हील पर मतलब कोई भी जॉब को ग्राइंड वगैरह कर रहे हैं तो उससे हमारा जो व्हील है वो कंपन वगैरह ना करे, तो उसके लिए व्हील की बैलेंसिंग करना जरूरी रहता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ग्राइंडर बेल्ट और पहियों के संयोजन का उपयोग करता है। विच ग्राइंडर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेल्ट्स एंड व्हील्स। मतलब कौन सा हमारा ग्राइंडर है जो
बेल्ट्स और व्हील पहियों दोनों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, एंगल ग्राइंडर। ऑप्शन बी बोला है बेल्ट ग्राइंडर। ऑप्शन सी बोला है सरफेस ग्राइंडर। ऑप्शन डी बोला है जिग ग्राइंडर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा बेल्ट ग्राइंडर रहता है तो वो हमारा बेल्ट और पहियों के संयोजन का उपयोग करता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइल के दांत किस पैटर्न में कटे होते हैं। इन व्हाट पैटर्न आर द टीथ ऑफ फाइल कट। जो हमारे फाइल के दांत रहते हैं वो कौन से पैटर्न में कटे होते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन बी बोला है विकर्ण रेखा डायगोनल लाइन। ऑप्शन सी बोला है गोलाकार सर्कुलर। ऑप्शन डी बोला है कोई विशेष पैटर्न नहीं, नो स्पेसिफिक पैटर्न। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्ण रेखा। तो जो हमारी फाइल के दांत रहते हैं वो कौन से पैटर्न में कटे रहते हैं, तो वो हमारे डायगोनल पैटर्न में कटे होते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइल की कटिंग एक्शन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कटिंग एक्शन ऑफ अ फाइल कॉल्ड। जो हमारी फाइल रहती है तो उसकी कटिंग एक्शन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है ड्रॉ कट। ऑप्शन बी क्या बोला है पुश कट। ऑप्शन सी क्या बोला है क्रॉस कट। ऑप्शन डी बोला है स्लाइस कट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द कटिंग एक्शन ऑफ फाइल कॉल। तो जो फाइल का कटिंग एक्शन रहता है वो हमारा पुश कट कहलाता है। मतलब हम फाइल को कैसे, मतलब फाइल के द्वारा हम किसी जॉब को कैसे काटते हैं, जब हम फाइल को पुश करते हैं मतलब आगे धकेलते हैं, तभी तो हमारा जॉब की कटिंग होती है। तो इसीलिए इसका जो कटिंग एक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पुश कट। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप गेजेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज अ स्लिप गेज यूज्ड फॉर। जो हमारी स्लिप गेजेस रहते हैं तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है ऊंचाई मापने के लिए, टू मेजर हाइट। ऑप्शन बी क्या बोला है कोण मापने के लिए, टू मेजर एंगल्स। ऑप्शन सी क्या बोला है अत्यधिक सटीक मापन के लिए, फॉर हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट। ऑप्शन डी क्या बोला है सतह की गुणवत्ता जांचने के लिए, टू चेक सरफेस क्वालिटी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक सटीक मापन के लिए, फॉर हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे स्लिप गेजेस वगैरह रहते हैं वो हमारे बहुत ही परिशुद्धता में फिनिश किए हुए होते हैं। तो स्लिप गेजेस का यूज हम किस लिए करते हैं, अत्यधिक सटीक मापन के लिए। मतलब जहां पर बहुत ही अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम स्लिप गेजेस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीमित माप लिमिट मेजरमेंट के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है। विच गेज इज यूज्ड फॉर लिमिट मेजरमेंट। मतलब जहां पर हमें लिमिट को मेजर करना है वहां पर हम किस प्रकार के गेजेस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है गो नो गो गेज। ऑप्शन बी क्या बोला है बेबल प्रोटेक्टर। ऑप्शन सी क्या बोला है थ्रेड गेज। ऑप्शन डी क्या बोला है फीलर गेज। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जब हमें सीमित माप मतलब लिमिट में अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के गेज का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम नो गो गेज का यूज करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हमारे गो या नो गो गेजेस रहते हैं वो हमारे किसी भी जॉब को लिमिट में चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के ब्लेड को कैसे समायोजित किया जाता है। जो हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर रहता है तो उसके ब्लेड को हम कैसे समायोजित करेंगे। इंग्लिश में पढ़ लेते क्या बोला है, हाउ इज द ब्लेड ऑफ अ बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर एडजस्टेड। जो बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की ब्लेड रहती है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है स्क्रू को ढीला और कसकर, वाई लूजनिंग एंड टाइटनिंग द स्क्रू। ऑप्शन बी क्या बोला है इसे हाथ से मोड़कर, बाय बेंडिंग इट विथ हैंड्स, उसको हाथ से मोड़कर। ऑप्शन सी क्या बोला है हथौड़े का उपयोग करके। ऑप्शन डी क्या बोला इसे स्थिर रखा जाता है, इट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू को ढीला और कसकर, बाय लूजनिंग एंड टाइटनिंग द स्क्रू। तो जो हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर रहता है तो उसके ब्लेड को कैसे समायोजित करेंगे, उसके स्क्रू को ढीला करके या कस के हम उसके ब्लेड को समायोजित करेंगे। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोण मापने के लिए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अलावा कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है। मतलब हमें कोण मापने के लिए हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का तो यूज करते ही हैं, उसके अलावा हम और किसका यूज कर सकते हैं। विच अदर इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर एंगल्स अपार्ट फ्रॉम अ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन ए क्या बोला है माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी क्या बोला है स्लिप गेज। ऑप्शन सी क्या बोला है डिग्री प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी क्या बोला है थ्रेड गेज।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अलावा हम डिग्री प्रोटेक्टर का भी यूज कोण मापने के लिए करते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है पॉजिटिव जीरो एरर माइक्रोमीटर में कब होता है? व्हेन डज अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑकर इन अ माइक्रोमीटर? तो जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है तो उसमें जो पॉजिटिव जीरो एरर रहती है, मतलब धनात्मक त्रुटि रहती है, वो कब होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जब शून्य रेखा मुख्य स्केल पर नीचे की ओर होती है। व्हेन द जीरो लाइन ऑन द मेन स्केल इज बिलो ऑन द रेफरेंस लाइन। ऑप्शन बी क्या बोला है? जब कोई त्रुटि नहीं होती है। ऑप्शन सी क्या बोला है? जब मुख्य स्केल ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। व्हेन द मेन स्केल इज वर्किंग करेक्टली। ऑप्शन डी क्या बोला है? जब एनविल टूट जाता है। व्हेन द एनविल इज ब्रोकन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जब शून्य रेखा मुख्य स्केल पर नीचे की ओर होती है तब वहां पर हमारी कौन सी एरर होती है? वहां पर हमारी पॉजिटिव एरर होती है। अगर हमसे पूछ लेता नेगेटिव एरर कैसे रहती है, तो जब हमारी शून्य रेखा मुख्य स्केल पर कैसे अब यहाँ पर नीचे हो रही है, अब जब हमारी शून्य रेखा मुख्य स्केल से ऊपर की ओर होती है तब वहां पर हमारी नेगेटिव एरर होती है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? अभी हमसे पॉजिटिव एरर पूछा गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोमीटर में पैरालेक्स एरर किस कारण से होती है? व्हाट कॉजेस पैरालेक्स एरर इन अ माइक्रोमीटर? जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है तो उसमें जो पैरालेक्स एरर रहती है वो किस कारण से होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? माप को गलत कोण से पढ़ने पर। रीडिंग द मेजरमेंट फ्रॉम एन इनकरेक्ट एंगल। ऑप्शन बी क्या बोला है? कैलिब्रेशन सही होने पर। व्हेन द कैलिब्रेशन इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या बोला है? माइक्रोमीटर का सही ढंग से उपयोग करने पर। ऑप्शन डी क्या बोला है? माइक्रोमीटर की सटीकता बढ़ाने पर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माप को गलत कोण से पढ़ने पर। रीडिंग द मेजरमेंट फ्रॉम एन इनकरेक्ट एंगल। अगर हम माप को गलत कोण से पढ़ेंगे तो जो हमारा माइक्रोमीटर है उसमें हमारी कौन सी एरर आएगी? उसमें हमारी पैरेलेक्स एरर आएगी। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैकलेस एरर माइक्रोमीटर में किस कारण से होता है? व्हाट कॉजेस बैकलेस एरर इन अ माइक्रोमीटर? तो जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है तो उसमें जो बैकलेस एरर रहता है वो किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जब स्क्रू और नट में ढीलेपन में हो। ऑप्शन बी क्या बोला है? जब माइक्रोमीटर नया हो। ऑप्शन सी क्या बोला है? जब माइक्रोमीटर अधिक तापमान पर रखा हो। ऑप्शन डी क्या बोला है? जब मापन सही हो। व्हेन द मेजरमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जब स्क्रू और नट में ढीलापन हो। When there is looseness between the screw and nut। तो जब स्क्रू और नट में ढीलापन रहता है तो वहां पर हमारी कौन सी एरर आती है? तब वहां पर हमारी बैकलेस एरर आती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीट मेटल की मोटाई को किसमें मापा जाता है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सीट मेटल मेजर्ड इन? जो हमारी सीट मेटल की मोटाई रहती है तो उसको किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मिलीमीटर या गेज। मिलीमीटर और गेज। ऑप्शन बी क्या बोला है? किलोग्राम्स। ऑप्शन सी बोला है मीटर्स। ऑप्शन डी बोला है पाउंड्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी सीट मेटल की मोटाई रहती है वो हमारी या तो मिलीमीटर में मापी जाती है या गेज संख्या में मापी जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीट मेटल को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू कट सीट मेटल? जो हमारा सीट मेटल है तो सीट मेटल को काटने के लिए हम किस प्रकार के उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? लेथ मशीन। ऑप्शन बी क्या बोला है? गिलोटिन कटर। ऑप्शन सी क्या बोला है? ड्रिल मशीन। ऑप्शन डी बोला है मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीट मेटल को काटने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो सीट मेटल को काटने के लिए हम गिलोटिन कटर का यूज करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रोल फॉर्मिंग प्रक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? व्हाट इज द रोल फॉर्मिंग प्रोसेस यूज्ड? जो हमारी रोल फॉर्मिंग प्रोसेस रहती है तो रोल फॉर्मिंग प्रक्रिया का हम यूज कहाँ करते हैं
ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कार के बॉडी पार्ट्स बनाने में, इन मेकिंग कार बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन बी क्या बोला है, लकड़ी के फ्रेम बनाने में। ऑप्शन सी क्या बोला है, प्लास्टिक निर्माण में। ऑप्शन डी क्या बोला है, टाइल निर्माण में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार के बॉडी पार्ट्स बनाने में। तो जो हमारी रोल फार्मिंग प्रोसेस रहती है उसका प्रयोग हमारे कार के बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्जिंग में कौन सा प्राथमिक उपकरण उपयोग किया जाता है? विच प्राइमरी टूल इज यूज्ड इन फोर्जिंग। तो जो हमारी फोर्जिंग रहती है उसमें हम किस प्राइमरी टूल या प्राथमिक उपकरण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लेथ मशीन। ऑप्शन बी क्या बोला है, प्रेस या हैमर। ऑप्शन सी क्या बोला है, वेल्डिंग मशीन। ऑप्शन डी क्या बोला है, ड्रिल मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस या हैमर। तो जो हमारी फोर्जिंग रहती है उसमें हम किस प्राथमिक उपकरण का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम प्रेस या हैमर का यूज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्जिंग में प्रयुक्त मुख्य ताप स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन हीट सोर्स यूज्ड इन फोर्जिंग। जो हमारी फोर्जिंग में रहती है तो उसमें जो हमारे ऊष्मा के सोर्स हैं उनमें से क्या क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, गैस फर्नेस। ऑप्शन बी क्या बोला है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ऑप्शन सी क्या बोला है, कोयला आधारित भट्टी। ऑप्शन डी क्या बोला है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जो हमारी फोर्जिंग में मुख्य ताप स्रोत है उसमें हमारा गैस फर्नेस भी है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी है और कोल बेस्ड फर्नेस भी है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन ड्रॉप फोर्जिंग। जो हमारी ड्रॉप फोर्जिंग रहती है तो ड्रॉप फोर्जिंग का यूज ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, धातु को मोल्ड में डाला जाता है। ऑप्शन बी क्या बोला है, भारी हथौड़े से धातु पर बार बार प्रहार किया जाता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, धातु को ठंडा किया जाता है। ऑप्शन डी क्या बोला है, धातु को गर्मी के बिना संपीड़ित किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी हथौड़े से धातु पर बार बार प्रहार किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारी फोर्जिंग रहती है वो 3 प्रकार की रहती है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी रहती है? एक तो हमारी रहती है नॉर्मल फोर्जिंग। तो बोला जाए तो फोर्जिंग कितने प्रकार की रहती है? फोर्जिंग हमारी 3 प्रकार की रहती है। कौन सी? हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग और ड्राफ्ट फोर्जिंग। तो जो हमारी ड्राफ्ट फोर्जिंग रहती है उसमें क्या रहता है, भारी हथौड़े से हमें धातु पर बार बार प्रहार करना रहता है और जिस आकार में हमें जॉब को बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम जॉब को बना सकते हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट फोर्जिंग रहती है उसमें हमारी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अपसेट फोर्जिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज अपसेट फोर्जिंग यूज्ड फॉर। जो हमारी अपसेट फोर्जिंग रहती है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, धातु को लंबा करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, धातु को चौड़ा करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, धातु को मोड़ने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, धातु को वेल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु को लंबा करने के लिए। जो हमारी अपसेट फोर्जिंग रहती है, अपसेट फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, धातु को लंबा करते हैं। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा अपसेटिंग, जिसने भी फोर्जिंग चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने फोर्जिंग चैप्टर के हमारे वीडियोस नहीं देखा है जिसमें हमने फिटर थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्कस किया है, तो उसकी हमने 55 वीडियोस प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने फिटर थ्योरी के फुल डिटेल वीडियोस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में फ्रेंड्स मैं हर एक क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज आ सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज्ड फॉर। जो हमारा सेल्फ टैपिंग स्क्रू रहता है तो उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लकड़ी में छेद करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, धातु में छेद करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, बिना पूर्व निर्मित छेद को सीधा घुसाने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, केवल सजावट के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंसर्ट डायरेक्टली विदाउट अ प्री ड्रिल्ड होल। मतलब जो हमारा सेल्फ टैपिंग स्क्रू रहता है उसमें क्या रहता है, मतलब सेल्फ टैपिंग स्क्रू में हम डायरेक्ट ही इसको दीवार वगैरह में लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा थ्रेड भी काटता है और होल भी बनाता है।
तो क्या इसीलिए क्या बोला है, बिना पूर्व निर्मित छेद में सीधा घुसाने के लिए, मतलब छेद वगैरह नहीं बना रहता है, डायरेक्ट हम इससे छेद भी बन जाता है और चूड़ियां भी कट जाती हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोप रिवेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज अ पोप रिवेट यूज। जो हमारी पोप रिवेट रहती है, पोप रिवेट का यूज कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, अस्थाई जॉइंट के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, स्थाई जॉइंट के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, लकड़ी के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी पोप रिवेट रहती है, तो पोप रिवेट का यूज हम स्थाई जॉइंट, परमानेंट जॉइंट्स बनाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में सबसे अधिकतम तापमान कहाँ प्राप्त होता है। जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रहती है, तो उसमें अधिकतम तापमान कहाँ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ऑक्सीजन सिलेंडर में। ऑप्शन बी क्या बोला है, वेल्डिंग फ्लेम के कोन में। ऑप्शन सी क्या बोला है, एसिटिलीन सिलेंडर में। ऑप्शन डी बोला है कार्य क्षेत्र के चारों ओर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेल्डिंग फ्लेम के कोन पर हमारा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में सबसे अधिकतम तापमान कहाँ पर रहता है, तो वेल्डिंग फ्लेम के कोन में रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के दौरान कौन सी लौ अधिक तापमान प्रदान करती है। विच फ्लेम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रहती है, तो उसमें कौन सी फ्लेम सबसे अधिक तापमान प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए बोला है न्यूट्रल फ्लेम। ऑप्शन डी बोला है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन सी बोला है ऑक्सीकरण लो। ऑप्शन डी बोला है कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहती है, वो हमारी सबसे अधिक तापमान प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग सामान्यतः क्या होता है। व्हाट इज द यूजुअल कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसका कलर कैसा रहता है। तो उसका कलर रहता है काला। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ लेता एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा रहता है, तो वहां पर हो जाता हमारा मैरून। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या बोल रहा है, न्यूट्रल फ्लेम का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज द न्यूट्रल फ्लेम यूज्ड। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में। ऑप्शन बी क्या बोला है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग में। ऑप्शन सी क्या बोला है, कॉपर और ब्रास वेल्डिंग में। ऑप्शन डी क्या बोला है, सभी के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी न्यूट्रल फ्लेम रहती है, तो उसका यूज हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में भी करते हैं, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में भी करते हैं और कॉपर ब्रास की वेल्डिंग में भी करते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो के 35 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स अगर इससे पहले अगर आपने फिटर के 1000 टेक्निकल एमसीक्यू वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें।